Hello and welcome once again on my YouTube channel डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के सिलेबस की। वो सारे स्टूडेंट्स जो इस साल एग्ज़ाम पास करके 10वीं के 11वीं की यात्रा में आए हैं। हालांकि आज की जो टॉपिक है वो क्लास 9th में भी कुछ हद तक बच्चों को पढ़ाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी अपनी प्रीवियस बैकग्राउंड थोड़ा मदद करेगी चीज़ों को समझने में। टैक्सोनॉमी, आपको याद होगा कि क्लास 11th के एक विशेष टॉपिक टैक्सोनॉमी से जब शुरुआत हुई थी तो यही बात हुई थी कि चीज़ों को पहचानो, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, उसे वर्गीकृत करो और फिर उसका नामकरण करो। इसी अध्याय में आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो जीवों के, ऑर्गेनिज्म के किंगडम्स के बारे में और कैसे उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। कहते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ तो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें सजी सजाई दे दी गई। कुछ इनिशियल डिफ़िकल्टीज का सामना भी करना पड़ा और तब जाके एक हम लोग निचोड़ पर पहुँचे कि कैसे हमने किंगडम का बंटवारा किया। शुरुआत जब क्लासिफिकेशन की हुई तो बायो के टैक्सोनॉमी के फादर और एक महान वैज्ञानिक जिसे हमने जीनियस कहा था और जिसका नाम लीनियस था, उन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया था। एक ग्रुप का जो कैटेगराइजेशन था उनके अनुसार प्लांट्स का था और दूसरे ग्रुप का था वो था एनिमल का। यानी लीनियस साहब ने जब क्लासिफिकेशन किया जीवों के सबसे, ऑर्गेनिज्म के सबसे उच्च स्तर का, किंगडम का, तो उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की स्थापना की। उनके अनुसार संसार में दो तरह के किंगडम पाए जाते हैं जीवों के, और वो थे प्लांट्स, जिसके लिए उन्होंने प्लांटी शब्द का यूज किया, और दूसरा था एनिमल, जिसके लिए उन्होंने एनिमिलिया शब्द का प्रयोग किया। मतलब कि ऑर्गेनिज्म के दो किंगडम होते हैं और टू किंगडम क्लासिफिकेशन से लीनियस साहब ने इसकी शुरुआत की। फिर बाद में समय बदलता गया, नए नए डिस्कवरीज होते गए और फिर सिस्टम आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में हीकल साहब, जो इसके फाउंडर थे, हीकल साहब ने बताया कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की जो दुनिया है वो तीन किंगडम में बांटी जा सकती है। उन्होंने प्लांटी यानी प्लांट के लिए यूज किया जो पहले से था, एनिमिलिया जो एनिमल के लिए यूज किया जो पहले से था, और उन्होंने एक नई अवधारणा प्रोटिस्टा की डाल दी कि ये भी एक किंगडम है जीवों का। हम जब फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे तो इन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात भी करेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटा गया हीकल साहब के द्वारा, जो प्लांटी था, एनिमेलिया था और प्रोटिस्टा था। कौन इसमें आता है, इसमें हम लोग अभी आगे बात करेंगे। फिर थोड़ा और समय बीता, साइंटिस्ट के अपने ऑब्जर्वेशंस थे और एक निचोड़ आया कि भाई ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो फोर किंगडम का है। आपने टैक्सोनॉमी में जब हायरार्ची पढ़ी थी तो देखा था सबसे ऊपर जीवों की जो टॉप हायरार्ची थी वो किंगडम ही थी। तो किंगडम को यहाँ पे चार भागों में बांटा गया। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कॉपलैंड। कॉपलैंड ने एक नया जगत खोज दिया बैक्टीरिया के लिए और नाम रखा किंगडम का मोनेरा। फिर उन्होंने पुरानी जो तीनों किंगडम थे उसको कंटिन्यू रखा, प्रोटिस्टा जो पहले से भी था, प्लानिटी जो प्लांट्स के लिए था, और एनिमिलिया जो एनिमल के लिए था। यानी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की अवधारणा कॉपलैंड साहब ने दी। लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक की जिसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और उनकी दुनिया को जानने के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट जो प्रोवाइड किया गया वो किया गया वाइटेकर साहब के द्वारा। वाइटेकर साहब ने दुनिया को अब तक का सबसे ज़्यादा नोन और फैक्ट से भरा हुआ किंगडम प्रोवाइड किया बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। पांच किंगडम होते हैं भाई। जैसे महादेश आपने पढ़ा कि सात महादेश होते हैं, महासागर की संख्या इतनी होती है, मेन वाले तो पांच। तो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन आपको जानना है, जिसकी खोज की थी, जिसकी अवधारणा दी थी एक बहुत ही खास
साइंटिस्ट नाम था वाइटेकर। वाइटेकर साहब ने दुनिया को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो अब तक का सबसे वेल नॉन किंगडम है। उनके अनुसार मोनेरा किंगडम दिया गया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। हालांकि पहले से भी एक क्लासिफिकेशन पैटर्न ऐसे ही डेवलप हो रहा था। नया इसमें आया एक नया माइकोटा, जिसमें फंगस आते हैं, माइकोटा। नंबर 4 प्लांट्स के लिए प्लांटी और एनिमल्स के लिए एनिमिलिया। दीज आर द 5 किंगडम डेवलप्ड बाय वाइटेकर एंड नॉन एज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्या भाई? तो मोनेरा में आप अगर एग्जाम्पल वाइज समझें तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मोनेरा में आते हैं। कॉमन एक एक एग्जाम्पल फैमिली मेंबर्स का। प्रोटिस्टा में बायोलॉजी का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है अमीबा। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी अगर बायो पढ़ता हो और उसने अगर अमीबा का नाम नहीं सुना हो तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ईश्वर के भी पहले धरती पे आने का किसी का सबूत मिला तो वो अमीबा ही था। तो अमीबा तो प्रोटिस्टा का था। और माइकोटा में वो सभी के सभी फंगस जो आजकल के मौसम में फंगल इन्फेक्शन फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दाद खाज खुजली वाले, कभी कभी अच्छा काम भी करते हैं, मशरूम के रूप में हम खाते भी हैं, ये फंगस माइकोटा किंगडम में आता है। प्लांट नाम से ही लग रहा है कि सभी के सभी जो प्लांट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, और एनिमिलिया नाम से ही लग रहा है कि हम सभी के सभी एनिमल्स इसी में आ जाएंगे, मतलब हम लोग भी इसी में आ जाएंगे। हालांकि सिविलाइज्ड एनिमल हैं, बट हम बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमिलिया से। अब वाइटेकर साहब ने ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की अवधारणा दी, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया ने कहा कि ठीक है अब वाइटेकर साहब कह दिए हैं तो मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। किस आधार पे आपने ये क्लासिफिकेशन किया? क्या इसके बाद भी कोई क्लासिफिकेशन हुआ? तो वैसे बच्चों को जानने के लिए टेंशन को कम करते हैं, छोटा सा बताते हैं। इसके बाद एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया जिसको वूज ने दिया, कार्ल वूज ने। फिर इसके बाद एक 7 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया जिसको स्मिथ ने दिया। लेकिन आपको उतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अब तक का सबसे वेल नॉन किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसको वाइटेकर ने दिया था। और ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसको देने का एक आधार था, एक बेस था। और किस बेस पे दिया गया, आइए इसको हम समझते हैं। बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत प्रणाली की ये जो अवधारणा थी वो किस चीज पर बेस्ड थी, फोकस थी? आइए इस टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इसी में रिलेटेड, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जगत प्रणाली जो दी गई जीवों की, उसके बेस क्या थे, आधार क्या थे भाई? कि ऐसे वाइटेकर साहब ने कह दिया सब लोगों ने मान लिया क्योंकि वाइटेकर साहब ने कहा था, ऐसा नहीं है। देयर आर डिफरेंट बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, और उसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। पहला जो बेसिस था वो था भैया सेल के स्ट्रक्चर के आधार पे, किस टाइप का सेल ऑर्गेनिज्म का होता है। इस आधार पे जब देखा गया तो देखा गया कि 2 ही तरह के सेल स्ट्रक्चर की बात हुई। इस संसार में आज तक, जुलाई 2025 तक, जो भी ऑर्गेनिज्म आए हैं, खोजे गए हैं, जिनका डेटा रखा गया है, वो इसी 2 नेचर के होंगे। या तो वो प्रोकैरियोटिक होंगे या तो वो यूकैरियोटिक होंगे। यानी सेल टाइप्स के आधार पे 2 तरीके के जीवों का अवधारणा आया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जैसा कि नाम ही लग रहा है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस के आधार पे जो जीव क्लासिफाई हुआ, लेस एडवांस कैटेगरी का जीव था, प्रोकैरियोटिक के कैटेगरी में डाला गया। और यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस पोजेस करने वाला ऑर्गेनिज्म, एडवांस ऑर्गेनिज्म। तो याद रखना है ये बच्चे कि किंगडम मोनेरा जो आपने पढ़ा था अभी कि मोनेरा जगत भी था, वो प्रोकैरियोटिक है। और बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द किंगडम हैं, फ्रॉम प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया, जो 4 थे वो सभी के सभी यूकैरियोटिक है। मतलब पहला जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, वो था ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, वेदर द ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोटिक और द यूकैरियोटिक। पहला बेस के आधार पे, इसके बाहर कोई नहीं है। अब मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक है, बाकी लोग सब यूकैरियोटिक है। अब आया गया नंबर 2 में कि भैया सेल के स्ट्रक्चर के आधार पे तो हम समझा दिए,
आओ देखते हैं अब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म का किस तरीके के स्ट्रक्चर से बना है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो दो कैटेगरी का हो सकता है, ढेर सारे सेल से बना हुआ या एक सेल से बना हुआ। अगर ऑर्गेनिज्म एक सेल का है तो दैट विल बी कॉल्ड यूनिसेलुलर, और अगर ढेर सारे सेल का बना हुआ है तो दैट विल बी कॉल्ड मल्टी सेलुलर। अब इसमें आप देखेंगे कि किंगडम मोनेरा के जो मेंबर थे वो यूनिसेलुलर थे, और कुछ अमीबा जैसे प्रोटिस्ट वगैरह भी थे वो यूनिसेलुलर थे। बाकी मैक्सिमम जो हैं वो सभी के सभी, चाहे वो माइकोटा के हों, चाहे वो प्लांटी के हों, चाहे वो एनिमेलिया के हों, ये सभी के सभी मल्टी सेलुलर कैटेगरी में आते हैं। हालांकि अपवाद है, कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, बट majority of the fungus community who belongs to kingdom mycota are multicellular in nature। तो हमने देखा कि दो तरीके का आधार यूज किया गया। पिछला जो था वो सेल टाइप्स पे था, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन पे देखा गया कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का, या ढेर सारे कोशिका से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर का। तो हम लोग प्लांट सब मल्टी सेलुलर कैटेगरी में आते हैं। तीसरा जो आधार रखा गया ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस संसार में जो जीव हैं वो खाते पीते कैसे हैं। जितने भी जीव आज तक आपने फाइंड किया है, जिनका डेटा आपके पास स्टोर्ड है, उन ऑर्गेनिज्म की फीडिंग बिहेवियर क्या है, फीडिंग हैबिट्स क्या है, वो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। तो वैसे तो कोई प्रोड्यूसर हो सकता है, कोई कंज्यूमर हो सकता है, कोई डिकम्पोजर्स हो सकता है, लेकिन अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन करें तो ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। वेरी सिंपल बच्चा वाला कंसेप्ट कि या तो आप ऑटोट्रॉफिक हो जाइए, अपना खाना खुद बनाइए, और या तो आप अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड हो जाइए और आप हेट्रोट्रॉपिक हो जाइए, यानी ऑटोट्रॉपिक नेचर के या हेट्रोट्रॉपिक नेचर के। प्लांट्स वगैरह जो हैं, कुछ अलगी वगैरह हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं ऑटोट्रॉपिक, मतलब कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाने वाले, वो ऑटोट्रॉपिक में आ जाएंगे। और ये सभी में प्लांट्स वगैरह तो भाई बिल्कुल हैं। अब हेट्रोट्रॉप्स में हम सब और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम के थे वो सब आते हैं इसी कैटेगरी में, हेट्रोट्रॉपिक हैं। कोई पैरासाइट बन के, कोई म्यूचुअल रिलेशन बना के, कोई सिम्बायोटिक दिखा के, कुछ प्रीप्रिडेशन दिखा के। मतलब सर ये क्या बोले जा रहे हैं? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप के हैं। मार के खा लो, छीन के खा लो, सोख के खा लो, एब्जॉर्ब कर लो, प्रेम से रह लो, अलग अलग तरीके के मीडियम हैं। लेकिन ऑल मीडियम इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द हेट्रोट्रॉपिक नेचर। मतलब इसमें से कोई भी अपना खाना खुद बनाएगा नहीं, या तो कहीं से एब्जॉर्ब कर ले, या तो किसी से मिल बांट के मांग ले, शेयर कर ले, झड़प भी कर ले, मतलब छीन भी ले, ऐसा भी हो सकता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे ऑर्गेनिज्म को हमने दो ग्रुप में कैटेगराइज किया। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे हमने फिर दो ग्रुप में कैटेगराइज किया था पीछे, और सेल के आधार पे तो आप समझ ही रहे हैं, दीज आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पढ़ रहे हैं, किस आधार पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 4 में, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि वाइटेकर साहब सुबह उठ के कह दिए और सारे लोग मान लिए, ऐसा नहीं है। इस आधार पे बताया गया था। फाइलोजेनेटिक रिलेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म का, उनके पूर्वजों के विकास के क्रम का हम अध्ययन करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या है, कौन उसके पूर्वज थे, कौन किससे आया। ये जो लिंक हमें मिलता है ना, इस आधार पे भी हम देखें कि दुनिया में जितने भी तरह के जीव मिले हैं उसका हम लोग लिंक खोज लेते हैं कि ये इससे लिंक था, ये इस समय का था, और ये इससे डेवलप हुआ था। यानी फाइलोजेनेटिक में आपको पढ़ना है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एंसेस्टर। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब विकास का जो इतिहास था, क्रम था हमारे पूर्वजों का, वही पढ़ना है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे भी हम क्लासिफाई करके बताए कि ये जो किंगडम है जीवों के, वो 5 हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसका भाई? तो हमारे एंसेस्टर का, पूर्वजों के विकास के
क्रम के अध्ययन को हम फाइलोजेनी कहते हैं, और ये एक आधार था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। और लास्ट बट नॉट लिस्ट इज द रिप्रोडक्शन पैटर्न। पांचवा जो आधार बताया गया वो ये देखा गया कि ये जितने भी जीव आए हैं ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का चाहे फिजिकल उद्देश्य, केमिकल उद्देश्य कुछ भी हो, महत्वाकांक्षा कुछ भी हो, बायोलॉजिकल पर्पस हर ऑर्गेनिज्म का यही है कि वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करे। बाकी भौतिक सुख के लिए आप कुछ और भी इच्छाएं रख सकते हैं, बट द बायोलॉजिकल इंटेंशन और बायोलॉजिकल पर्पस लाइफ का यही है टू प्रोड्यूस अ सिमिलर टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी रिप्रोडक्शन। उस आधार पे देखें तो दो तरीके का रिप्रोडक्शन का पैटर्न इजी वे में समझा जा सकता है। एसेक्सुअल, जहाँ एक सिंगल पेरेंटल बॉडी होगी, कोई एक पेरेंट्स होगा, उसका बॉडी टूटेगा, फूटेगा, डिवाइड करेगा, नया बना देगा। और या तो दो फ्यूजन के जरिए, गैमेट्स के फ्यूजन के जरिए जो एडवांस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हो जाए कि भाई पेरेंट्स रहें और उनके गैमेट्स फ्यूज करे, अब फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन से फिर जाइगोट बने और पीढ़ी आगे बढ़े। तो वाइटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अब तक की सबसे मानी जानी और खासी किंगडम क्लासिफिकेशन व्यवस्था थी, वो दी थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानी जाती है और इसके आधार थे, बेसिस थे, जो आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने शुरू में भी कहा 11th क्लास के लिए, ये बिगिनर्स के लिए, और इस 11th के सिलेबस में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है, और 9th क्लास में समेटिव 2 में बायोडाइवर्सिटी के जरिए भी किंगडम्स के बारे में बताया गया है। तो 9 और 11 के दोनों बच्चे इससे बेनिफिटेड होंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये 9 और 11 मुहावरे के संदर्भ में आप ना लाएं, 9 2 11। तो उम्मीद करते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में नए कंसेप्ट, नए टॉपिक के साथ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। चैनल्स के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।